नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2020 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 23 को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 23 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा रेहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो रेहला नामक यात्रा वृत्तांत है यह लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्न बतूता। यह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था तथा यह भारत आया था तथा इसने जो रेहला नामक यात्रा वृत्तांत है यह किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह जो रेहला नामक यात्रा वृत्तांत है यह अरबी भाषा में लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा तथा यह मोरक्को का रहने वाला था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड, जो इब्न बतूता था इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो इब्न बतूता था इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है काजी के पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने इसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया, फिर उसके बाद जो है इसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ जो अल बरूनी था यह भारत भी आया था। इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो अल बरूनी था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो अल बरूनी था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था तथा इसकी कृति का क्या नाम है? तो इसकी कृति का नाम है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद कहते हैं। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अल बरूनी के द्वारा लिखी गई जो कृति उसको हम कहते हैं तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस काल में आपको बहुत छोटे छोटे औजार जिनको हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं उनका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है निम्न में से वह कौन सा काल है जिसमें पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया जाता था। तो यह काल था मध्य पाषाण काल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में जो पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का उपयोग किया जाता था उनको हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न हमारा है, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो चित्रित धूसर मृदभांड थे इनका संबंध है किससे? उत्तर वैदिक काल से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। वहीं सिर्फ यहाँ पे चित्रित मृदभांड की अगर बात हो तो जो चित्रित मृदभांड थे इनका संबंध था ताम्रपाषाण काल से। और अगर धूसर यहाँ पे आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो दोनों अलग अलग थे। चित्रित मृदभांड अलग थे जिनका संबंध था ताम्रपाषाण काल से, और चित्रित धूसर मृदभांड अलग थे जिनका संबंध था उत्तर वैदिक काल से। अगला प्रश्न हमारा है, महमूद गजनवी के द्वारा गुजरात स्थित प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर थी इस पर किस वर्ष आक्रमण किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो महमूद गजनवी था आपको पता होना चाहिए इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य जो है भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो महमूद गजनवी था इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य लगभग भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किए थे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसने गुजरात स्थित जो सोमनाथ मंदिर थी, भगवान शिव की मंदिर थी, इस पर इसने 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 1025 ईस्वी में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। गुजरात स्थित जो सोमनाथ मंदिर थी इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जब इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम फर्स्ट। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जब इसने महमूद गजनवी ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके साथ ही महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? मैंने आपको बताया कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी। कौन आया था? अल बरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तराइन की जो पहली लड़ाई थी यह किस वर्ष लड़ी गई थी? तो तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे, प्रथम और द्वितीय। तो पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में।
पहला युद्ध में किसकी विजय हुई? तो युद्ध आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। आप ध्यान दीजिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है पहले युद्ध में और दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। पहला युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, दूसरा युद्ध जीतता है मोहम्मद गौरी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, दोनों भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पहले युद्ध जो लड़ा गया था तराइन का युद्ध, उसमें किसकी विजय होती है और दूसरे युद्ध में किसकी विजय होती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको हम पोलो के नाम से जानते थे उस समय, तो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी? तो 1210 में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है यह 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार थी, इसकी जो नींव है, इसकी जो आधारशिला है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। परंतु कुतुब मीनार का जो निर्माण वह पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। दोनों आपको याद रखना है। नींव जो कुतुब मीनार की रखी गई थी वह रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसका जो निर्माण कार्य था यह पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय है यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बड़ोदरा में। कहाँ? तो बड़ोदरा आपको कहाँ मिलेगा? तो बड़ोदरा आपको मिलेगा गुजरात में। तो यहीं पे जो है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा टाइम्स पत्रिका को खरीद लिया गया? मतलब जो टाइम्स मैगजीन है उसको निम्न में से किसने खरीदा है? तो टाइम्स मैगजीन को खरीद लिया है मार्क बेनियॉफ ने। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मार्क बेनियॉफ के द्वारा जो है टाइम्स मैगजीन को खरीद लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, बायो इंजीनियरिंग का संबंध किससे है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बायो इंजीनियरिंग का संबंध किससे है? तो कृत्रिम अंग निर्माण से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बायो इंजीनियरिंग के तहत जो है कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत किसका उपचार किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो डायलिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है किडनी यानी गुर्दे का उपचार किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किडनी यानी गुर्दे का जो इलाज किया जाता है यह किया जाता है किसके द्वारा? तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौन सा जो दिवस निम्नलिखित में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में? तो भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर का दिन। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 26 नवंबर के दिन को हम भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की जो स्थापना थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आर्य समाज की जो स्थापना है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1026 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा थे भीमदेव प्रथम। मैंने आपको बताया था इसी के समय जो है गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि 1026 में जो सोलंकी राजवंश का राजा था भीमदेव प्रथम, उसके द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इस मंदिर का नाम था सूर्य मंदिर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य मंदिर का जो निर्माण है यह करवाया गया था भीमदेव प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो नरेंद्र मोदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तथा नरेंद्र मोदी जो है 26 मई वर्ष 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 26 मई 2014 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सुचेता कृपलानी जो थी यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और उसके बाद कौन महिला मुख्यमंत्री बनी दूसरी महिला मुख्यमंत्री? तो मायावती, तथा ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाली महिला हैं, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा है अब तक? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव है यह मायावती को ही प्राप्त है। तथा ये जो सरोजिनी नायडू थी ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो सरोजिनी नायडू थी ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी क्या है? तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना का जो गठन है 2 जून 2014 किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, इसे आप ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना का जो गठन है 2 जून 2014 किया गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसकी राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। अगला प्रश्न हमारा है कठोर जल को नरम करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को नरम करने के लिए किस रसायन का हम उपयोग करते हैं? तो इस रसायन का नाम है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का जो इस्तेमाल है यह कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा NaCl। अगला प्रश्न हमारा है ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कौन सी घटना घटित होती है, आपको बताना है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है खमीर किसका उदाहरण है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खमीर किसका उदाहरण है? तो खमीर कवक का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कवक का उदाहरण होता है खमीर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है कीमियोथेरेपी जो होती है इसका उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? आपको बताना है जो कीमियोथेरेपी होती है इसका जो इस्तेमाल है किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का जो उपयोग है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैंसर, यानी ऑप्शन बी कैंसर। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना? यानी कि सिंगल प्लास्टिक जो यूज होते थे उनको मतलब पूरी तरह से उनसे फ्री, मतलब सिंगल प्लास्टिक का जो उपयोग है उससे मुक्त होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का कौन बना है? तो एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त होने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में भारत और कौन देश मिलकर लोथल, आपको मिलेगा लोथल गुजरात में, लोथल में जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। आपको बताना है भारत किस देश के साथ मिलकर जो है लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा? तो भारत और पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पुर्तगाल मिलकर जो है गुजरात के लोथल में जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुर्तगाल। एक चीज़ आप बताइए, आपके लिए प्रश्न आज का है कि लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी क्या खासियत थी, आपको बतानी है। 3-4 खासियत बताइए लोथल की कि सिंधु घाटी जो सभ्यता से संबंधित यह शहर है, आपको मैं बता दे रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह शहर है लोथल। तो आपको बताना है कि लोथल की क्या क्या खास बातें थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है बायो एशिया समिट जो इस बार का 2020 का हुआ था हैदराबाद में, आपको पता होना चाहिए। तो बायो एशिया समिट जो इस बार का हैदराबाद में आयोजित किया गया था इसकी थीम क्या रखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बायो एशिया समिट जो इस बार का हैदराबाद में आयोजित किया गया इसकी थीम रखी गई थी टुडे फॉर टुमारो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टुडे फॉर टुमारो। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का जो नाम है यह रखा जाएगा मनोहर पारिकर के नाम पे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोहर पारिकर, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम भारत का ग्रीन रेटेड स्टेडियम, भारत का पहला ग्रीन रेटेड स्टेडियम बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत का जो पहला ग्रीन रेटेड स्टेडियम बना है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम आपको मिलेगा गुजरात में। इसी स्टेडियम का जो शिलान्यास यह किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है भारत और कौन से देश के मध्य जो है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास 2020 किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंद्रधनुष जो युद्धाभ्यास है यह किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न हमारा है
भारत की तीसरी महिला आपको बताना है जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुंची है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तीसरी महिला भारत की वह कौन बनी है जो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुंची हैं? तो इनका नाम है माधुरी कानिटकर। राइट आंसर आपका हो जाएगा माधुरी कानिटकर जो है लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुंचने वाली भारत की तीसरी महिला बन गई हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली महिला कौन थी भारत की जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुंची थी। इन प्रश्नों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स निम्न में से किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2020 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले गए थे, इसका विजेता था पंजाब यूनिवर्सिटी। राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न हमारा है, जम्मू कश्मीर स्थित जो ऐतिहासिक सिटी चौक था, इसका नाम पलटकर क्या कर दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जम्मू कश्मीर स्थित जो ऐतिहासिक सिटी चौक था, इसका नाम पलटकर कर दिया गया है भारत माता चौक। यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, भारत माता चौक। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की पहली महिला जनजाति पुलिस बल का जो गठन है किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो भारत की पहली महिला जनजाति पुलिस बटालियन यानी बल का जो गठन है कहाँ पे किया गया है? तो बिहार में। राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार में जो है भारत की पहली महिला जनजाति पुलिस बल का जो गठन किया गया है बिहार में। तो राइट आंसर आपको मिलेगा बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके पार्ट 23 को आज हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको रोज़ प्रमोशनल वीडियोस में बता रहा हूँ कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो हैं वो महंगे होने वाले हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, जो कि आपके ग्रुप डी के भी एग्जामिनेशंस हैं प्लस एसएससी के एग्जामिनेशंस हैं आपके, तो ज़रूर आप एसएससी कैटेगरी में जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है जल्दी बढ़ने वाले हैं और प्लस अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी चल रहा है जिसके बारे में हम बताएंगे। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस को प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, वो आपको मिल जाएंगे, लाइव सेशंस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस जिसमें मेरी भी क्लासेस दिखती हैं। कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको wimlace@14, ठीक है। wimlace@14 जैसे ही कोड यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 20% ऑफ अभी मिल जाएगा प्लस अप टू 10% तक ऑफ जो है वो कॉइन से भी मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स 20 to 30% तक ऑफ पा सकते हैं। तो जल्दी ही प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूँगा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस का और कम पैसे में आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्लस अभी देखिए मैंने बताया कि 29 जुलाई तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड या क्या यूज़ करना है? कोड वही यूज़ करना है VIMLESH, ठीक है, wimlace@14। इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शंस में ऑफ पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, wimlace@14 कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन में 20% का ऑफ पा सकते हैं और प्राइजेस आपके जो बढ़ने वाले हैं उससे भी आपको रियायत मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अगर आप उसके इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं हम आपको लाइव क्लास में।